नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेंटअप परीक्षा 2022 का दोस्तों सोशल साइंस का आपको हम क्वेश्चन पेपर बताएंगे, जो दोस्तों आपका सेंटअप परीक्षा में 100% यही पेपर आएगा। दोस्तों जो मैं आपके सामने पेपर को प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों, ये 100% बिल्कुल दोस्तों ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। और ये 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपका परीक्षा में बनाना है, ठीक है। और ये 80 का 80 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो आपका सेंटअप परीक्षा होगा दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, सेम टू सेम यही पेपर एकदम आएगा दोस्तों, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो आपका पेपर होगा दोस्तों, परीक्षा देने जाइएगा तो पहला प्रश्न आपके सामने ये आएगा, ठीक है। कहेगा कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक है। तो तृतीय क्षेत्र का है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन सी मार के आइएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे तृतीय क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर हो गया है। चलिए अब दूसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्न में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो देखिए आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो कीमती यंत्र जो है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। जीविका के लिए दोस्तों किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो कृषि पर निर्भर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया तीसरा का। चलिए अगला देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है चौथा नंबर प्रश्न कि बैंक की एजेंसी कार्य है। दोस्तों आपको बताना है ये चौथा नंबर प्रश्न में कि देखिए बैंक का जो एजेंसी कार्य है दोस्तों वो क्या है। तो दोस्तों बीमे की किस्त का भुगतान करता है, ठीक है। वो बैंक एजेंसी का कार्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों आपको बताना कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। तो गोवा का है दोस्तों। ये प्रश्न आपको 1000 बार करवा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हुआ आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। और जब आपसे पूछेगा बाबू कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार का कम है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा छठा नंबर कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में नई आर्थिक नीति जो है कब लागू की गई। तो 1991 में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं वहाँ। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का दोस्तों स्थान जो सर्वोच्च है। तो केरल राज्य का दोस्तों जो स्थान है ना वो क्या है, सर्वोच्च है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया सातवां का। आगे देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है, डॉलर है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वित्तीय संस्था द्वारा साख सर्जन किया जाता है। तो व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके परीक्षा के लिए। आपको बताना कि किसने कहा कि वह मुद्रा जो मुद्रा कार्य करती है। तो दोस्तों देखिए किसने कहा, तो हार्टले विदर्स ने कहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखिए 11 नंबर कहता है भारत में सर्वाधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाने वाला जो क्षेत्र है वो कौन है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र है, आप उसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 12 नंबर का देखिएगा 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। तो मनरेगा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बी जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी में मनरेगा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कहता है
कि सरकार द्वारा लगाए आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए आप सभी विद्यार्थी। आपको बताना कि सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा अगला, कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो दोस्तों कब बना, तो 1995 ईस्वी में बना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो दोस्तों 1986 ईस्वी में हुआ, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 16 नंबर प्रश्न कहता है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है दोस्तों कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो हुआ बिल्कुल सही आंसर हो गया। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आगे। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम दोस्तों ये ओरिजिनल पेपर है। आप जब सेंटअप परीक्षा देने जाएगा सामाजिक विज्ञान का पेपर दोस्तों, तो सेम प्रश्न आपको यही दिखेगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से एकदम देख ले। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कहता है 17 नंबर प्रश्न कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार है। आपको बताना है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी था। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लिखी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी संगठन से था बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है यूनान स्वतंत्रता कब मिली। मतलब यूनान को दोस्तों स्वतंत्रता आज़ादी कब मिली। तो 1832 से मिला, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कहता है 22 नंबर कहता है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो दोस्तों फ्रांस का पराजय हुई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा कहता है कि रूस में दोस्तों डयूमा का गठन कब हुआ। तो 1905 ईस्वी में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 23 नंबर प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की। दोस्तों आपको बताना कि अप्रैल थीसिस जो किसने पेश की। तो लेनिन ने की बाबू, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कहता है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है। तो दोस्तों रूस है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर देखिएगा कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो हुआ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा आप 27 नंबर कहता है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। दोस्तों आपको बताना है कि वियतनाम की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो हनोई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी हम पहले आपको बहुत बार बताए हैं। अगला देखिएगा 28 नंबर बाबू। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया। तो किस समझौते के तहत दोस्तों वियतनाम को दो भागों में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया। तो दोस्तों जनेवा समझौता के तहत बांटा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है 30 नंबर प्रश्न कहता है कि धरासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू के सत्याग्रह में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर एक हो गया। 31 देखिएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि
एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई दोस्तों वो कब हुई? तो 1866 ईस्वी में हुआ। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिएगा। 32 नंबर प्रश्न बाबू कहता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? दोस्तों आपको बताना कि गद्दार पार्टी की जो स्थापना की वो किसने थी कि तो गुरु दयाल सिंह ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुआ था बाबू, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा 35 नंबर प्रश्न कहता है कि समन्वय व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। 35 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और सेंटर परीक्षा में तो ये आएगा ही कल आपका। ठीक है, आपको बताना है कि समन्वय व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर देखिएगा। 36 नंबर देखिए, कहता है कि 1929 की मंदी 1929 की दोस्तों मंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस देश पर पड़ा? सबसे बुरा दोस्तों, सबसे बुरा प्रभाव जो है वो किस देश पर पड़ा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 37 नंबर देखिएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है 37 नंबर प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि न्यू डील संबंधित निम्न में से किससे था? तो आर्थिक नीति से था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला 38 नंबर देखिएगा। प्रश्न कहता है 38 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? दोस्तों आपको ये 38 नंबर प्रश्न जो है इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1945 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखें। चलिए आगे बढ़िए। 39 नंबर प्रश्न कहिए देखिएगा। कहता है कि मुद्रण काल, क्या लिखा है दोस्तों? मुद्रण काल लिखा हुआ है। काल का आविष्कार कहाँ हुआ? ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। 39 नंबर आपको बताना है कि मुद्रण कला का दोस्तों आपको बताना है मुद्रण कला का आविष्कार जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न काफ़ी शानदार है। आपको बताना है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? तो किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर बताना है आपको 41 नंबर प्रश्न में कि 95 थीसिस के लेखक कौन है? तो दोस्तों मार्टिन लूथर है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर का देखिएगा। 42 का बताइएगा यहाँ पर कि संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो दोस्तों बंगाल भाषा का समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 42 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था? दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। या ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिए बाबू। कहता है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है 44 नंबर प्रश्न में कि गोलघर का जो निर्माण हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था? 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में दोस्तों गोलघर का निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हम 45 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है 45 नंबर प्रश्न, क्या असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों 45 नंबर प्रश्न आपके परीक्षा के लिए। आपको बताएं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर, कब दोस्तों? सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों
M.N. राय ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 46 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर प्रश्न बाबू, कहता है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आपको बताना कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मैजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर। अब देखिए, कहता है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों आपको कहना है भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो दोस्तों 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 49 नंबर प्रश्न बाबू, कहता है कि निम्न में से कौन संघ सूची में है। आपको बताना है ये 49 नंबर प्रश्न में, ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। कहता है कि निम्न में से कौन जो है संघ सूची में है, तो देखिए पुलिस जो है दोस्तों, पुलिस ये संघ सूची में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपको हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 49 का। अगला देखिएगा 50 नंबर प्रश्न बाबू, कहता है 50 नंबर कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपको 50 नंबर प्रश्न बताना है। कहता है 50 नंबर प्रश्न कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है, तो 2/3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 50 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई, तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा यहाँ पर बाबू 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ये भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको देखिए बताना है ये 52 नंबर प्रश्न में कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, 73वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिएगा 53 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 53 नंबर, आपको बताना है इसमें कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है। ठीक है, तो दोस्तों पंचायती समिति है। कौन है, पंचायत समिति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 54 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपको ये 54 नंबर प्रश्न बताना है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ये जो हुआ आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 55 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, तो उत्तराखंड से हुआ था। बाबू याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 56 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 57 नंबर प्रश्न कहता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। ये भी दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है 57 नंबर, आपको बताना है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो राजस्थान में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 58 नंबर कहता है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपको बताना है ये 58 नंबर प्रश्न बाबू कि महापौर का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, कहता है कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। आपको बताना है कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। ये भी काफ़ी है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए हरियाणा से भी हुआ, पंजाब से हुआ, उत्तर प्रदेश से भी हुआ, तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। दोस्तों आपको बताना कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, तो बोलीविया में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 61 नंबर कहता है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ये भी दोस्तों काफ़ी ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है माधव कुमार किस देश के पूर्व
प्रधानमंत्री थे तो नेपाल के थे दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 63 नंबर प्रश्न कहता है भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में की गई थी, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है चरक का संबंध किस देश से था? ये भी 64 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार है। आपको बताना है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 65 नंबर देखिए बाबू, कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको बताना है ये 65 नंबर प्रश्न में ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है महासागरीय संसाधनों पर देश का अधिपत्य होता है तो 200 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपको यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसदों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो नवीकरणीय जो है नहीं है। कौन है? नवीकरणीय जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 67 का बाबू बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 68 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिए 69 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% बाबू बिहार में कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। आपको बताना है कि श्वेत क्रांति जो है संबंधित है, दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बाबू, कहता है रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना कि रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? भूमध्य रेखीय जलवायु चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 71 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 71 का बी। अगला देखिएगा 74 यहाँ पर 72 नंबर है बाबू। पहले कहता है कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? तो अरंडी उगाई जाती है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 73 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 74 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बाबू, कहता है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट जो है ना ये लौह अयस्क का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 74 का। अगला देखिए 75 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है? तो कैंसर में बाबू टेक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम सेंटर परीक्षा में आपको ये प्रश्न मिलेगा, नंबरिंग तक से मिलेगा बाबू, इसलिए इन सभी प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए कहता है 76 नंबर प्रश्न में कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रणाब है? ठीक है, तो दक्षिण भारत है। कौन है? दक्षिण बिहार दोस्तों, यहाँ पर बिहार लिखा हुआ है, दक्षिण बिहार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 77 नंबर देखिएगा। कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 78 नंबर देखिए। 78 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? आपको बताना है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक सुखाड़ माना जाता है? तो देखिए मौसमी सुखाड़ को दोस्तों सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पे देखिए 79 नंबर प्रश्न कहता है कि बाढ़ से हानि होती है? तो देखिए बाढ़ से हानि दोस्तों फसलों को भी होती है और पशुओं को भी होती है और भवनों को भी होती है। तो राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिएगा 80 नंबर प्रश्न कहता है
कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए सुनामी जो है दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको सेंटअप परीक्षा का जो आपका पेपर होने वाला है सोशल साइंस का, उसका 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा प्रश्न का बिल्कुल 100% सही आंसर बताए हैं। और दोस्तों जब आप एग्जाम देने जाइएगा अपने स्कूल में तो सेम पेपर दोस्तों आपका यही आएगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों का अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और अच्छे तरीके से एग्जाम को देकर आइए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दिए ताकि वो भी इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर ले, ठीक है। ताकि दोस्तों क्योंकि ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए जरूर बाबू आप इसे याद कर लीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी सब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।